गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इससे पहले हमने एक वीडियो लाया था, उनमें कुछ क्वालिटी में प्रॉब्लम के कारण फिर से उस वीडियो को हमने बनाने का प्रयास किया है। तो आइए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हिंदी होता है मानव प्रजनन। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 क्लास 12। तो आइए, ह्यूमन है, ह्यूमन आर मतलब ह्यूमन है, क्या है? मैमल्स है। क्या है? मैमल्स। मैमल्स को हिंदी में स्तनधारी कहते हैं बच्चों। मैमल्स को हिंदी में स्तनधारी कहते हैं। यानी मैमल्स उनको कहते हैं जो अपने बच्चे को मिल्क फीड करवाए, उनको क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। तो यानी ह्यूमन मैमल्स में आता है। ह्यूमन मैमल्स में आता है। क्यों? मैमल्स की जो फीमेल होगी वो क्या करता है? बच्चे को मिल्क फीड करवाता है। उसी प्रकार हम लोगों में जो ह्यूमन में जो फीमेल होता है वो बच्चे को मिल्क फीड करवाता है। आगे क्या बताना चाह रहे हैं कि जो मैमल्स है, ह्यूमन क्या है? मैमल्स। और खास करके ह्यूमन क्या करता है? बच्चे को जन्म देता है। किनको जन्म देता है? बच्चे को जन्म देता है, अपने जैसे संतान को जन्म देता है। तो क्या लिखें? गिव बर्थ टू यंग वन। अपने जैसे संतान को जन्म देता है। जो बच्चे को जन्म दे उनको विविपेरस कहते हैं। यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बच्चे को जन्म दे उनको विविपेरस कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे आइए। क्या बोल रहे हैं? रिप्रोडक्शन। आपको हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया कि रिप्रोडक्शन क्या है? प्रजनन वह प्रक्रिया जो अपने जैसे संतान को जन्म देता है, उनको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑन ऑफस्प्रिंग, मतलब अपने जैसे बच्चे को जन्म दे उनको रिप्रोडक्शन कहते हैं। हिंदी में हमने क्या कहा? प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे संतान को जन्म देता है। क्या कहें उनको? रिप्रोडक्शन कहते हैं। आइए, रिप्रोडक्शन क्यों आवश्यक है ये हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया है, यानी ऑफलाइन क्लास में। रिप्रोडक्शन इसलिए आवश्यक है क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूटी को बनाए रखता है। कंटिन्यूटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस इन रेस। किसमें? रेस में कंटिन्यूटी को बनाए रखता है। जैसे आपको पता है, अगर हमारे दादाजी हमारे पिताजी को जन्म नहीं दिए होते तो आज हम नहीं होते। यानी दादाजी ने जन्म दिया, किनको जन्म दिया? पापा को जन्म दिया। और दादाजी एक निश्चित समय के बाद इस दुनिया से विदा हो गए। यानी दादाजी के जाने के बाद उनकी विरासत को हमारे पिताजी ने आगे बढ़ाया, और फिर पिताजी ने जो रिप्रोडक्शन किया, यानी पिताजी का जो विरासत को संभाल रहे हैं वो हम संभाल रहे हैं। तो इसी प्रकार बोलना ये चाह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म के जनरेशन को मेंटेन रखता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जनरेशन को मेंटेन रखता है। आपको एक बात बता दूं, रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइवल के लिए आवश्यक नहीं है। क्यों? जैसे मान लो अगर मैं रिप्रोडक्शन ना करूं, अगर मैं रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट ना लूं, तो मैं तो अपना निश्चित एक जो एज है, जो हम आप लोगों को लाइफ स्पैन में पढ़ाए थे, एक एज को पार करने के बाद हमारी डेथ होगी। लेकिन अगर मुझे अपना जनरेशन को मेंटेन करना है तो मुझे क्या करना होगा? रिप्रोडक्शन करना होगा। आप लोगों को ये बात पता है कि एक दिन हमारी मृत्यु निश्चित होगी, और निश्चित जब होगी, अगर मैंने रिप्रोडक्शन नहीं किया होगा तो फिर क्या होगा? जो मेरा जनरेशन है वो रुक जाएगा। यानी रिप्रोडक्शन क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है, कंटिन्यूटी मतलब लगातार लिविंग ऑर्गेनिज्म के रेस में बने रहने के लिए रिप्रोडक्शन आवश्यक है। आइए, ह्यूमन कैसा रिप्रोडक्शन करता है बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा रिप्रोडक्शन करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। बच्चों, लैंगिक जनन उसको कहते हैं जिसमें दो अपोजिट प्रकार के गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे। यानी जब दो प्रकार के गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे और नए संतान को जन्म देगा, तो वैसे रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आपको हमने बताया था, गैमेट बनना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, गैमेट फ्यूज करना डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं बच्चों। ठीक है, आइए, लैंगिक जनन में 3 प्रावस्थाएं हैं। एक को बोल रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन, यानी फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? निषेचन पूर्व घटना। जो दूसरी घटना है यानी सेकेंड फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन घटना।
और जो तीसरी घटना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी पश्च निषेचन घटना। बच्चों यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अपोजिट गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं। तो जब दो अपोजिट गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे तो बच्चों वो तो कहीं बनेगा ना। तो जब बनेगा यानी वो क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, यानी दो प्रकार के गैमीट के फ्यूजन से जो बच्चे का जन्म होता है उनको रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन ये रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों, दो अपोजिट प्रकार के गैमीट मिलते हैं। हम यहाँ बताना ये चाह रहे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले यानी जो एक इवेंट लिख के रखे हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट से पहले एक घटनाएं होगी, यानी क्या होगा, तैयारियां होगी। दूसरा इसमें क्या होगा, मिलन होगा दो प्रकार के गैमेट का। और जब मिलन होगा तो उसके बाद क्या होगा, उसको हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी निषेचन पश्च घटना में पढ़ेंगे। यानी फिर से एक बार बोल रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन घटनाएं, एक प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पहला यानी प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, इनमें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसा है, कौन सा ऑर्गन क्या बनाएगा, ठीक है, और उसमें गैमीट कैसे बनेगा। तो यानी हम लोग मेल गैमीट पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे बनेंगे, इसको 2-3 लेक्चर में डिटेल से देखने वाले हैं। जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि फीमेल के अंदर फीमेल होगा, यानी आप उसको सेकेंडरी oocyte कह सकते हैं। यानी सेकेंडरी oocyte का निर्माण कैसे होगा, कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन किस जगह होता है, तो ये हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत देखेंगे। और तीसरा गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमीट कैसे बनेगा, मेल गैमीट, स्पर्म, फीमेल गैमीट, ओवम। बच्चों मेल गैमीट स्पर्म, स्पर्म कैसा है तो मल्टीसेलुलर है, स्पर्म कैसा है, मल्टीसेलुलर है। अगर प्लॉइडी की बात करें तो वो कैसा है तो सर हैप्लॉइड है। फीमेल गैमीट कैसी होगी, फीमेल गैमीट भी आपका कैसा होगा, मल्टीसेलुलर। साथ में क्या होगा, फीमेल गैमीट का प्लॉइडी लेवल अगर बात करें तो प्लॉइडी लेवल कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा सर। ये हम आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं, यानी ऑफलाइन क्लास में। तो गैमेटोजेनेसिस, गैमीट का निर्माण कैसे होगा, आपको पता है दो प्रकार का गैमीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए। तो मेल गैमीट कहाँ बनेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल गैमीट कहाँ बनेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यानी हम लोग गैमीट कैसे बनता है उसको डिटेल से गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत देखेंगे। और नेक्स्ट जब गैमीट बनेगा तो दोनों एक दूसरे के पास कैसे जाएगा, तो गैमीट ट्रांसफर में पढ़ेंगे। किस मेथड में पढ़ेंगे, गैमीट ट्रांसफर। हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि गैमीट ट्रांसफर दो मीडियम से हो सकता है सर, या तो एक्सटर्नल मीडियम या इंटरनल मीडियम। एक्सटर्नल मीडियम उसको कहते हैं, बाह्य निषेचन बताया था, यानी बाह्य निषेचन उसको कहते हैं स्पर्म और ओवम का मिलन या तो वाटर के मतलब सहारे हो रहा है या मॉइस्ट कंडीशन के सहारे हो रहा है, या फिर डायरेक्ट इंटरनल किसको कह रहे हैं, जैसे हम लोगों में ह्यूमन में क्या किया जाता है, स्पर्म को भाया पेनिस के थ्रू वेजाइना में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसको हम लोग इंसेमिनेशन कहते हैं। तो पूरा डिटेल से देखेंगे बच्चों, घबराने की बात नहीं है। और जो दूसरा घटना है इसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन इवेंट कुछ नहीं है, स्पर्म यहाँ बन चुका है, बना चुके हैं, ओवम यहाँ बना चुके हैं। गैमेटोजेनेसिस में किसी का मिलना, स्पर्म और ओवम का मिलना क्या कहलाया, गैमीट फ्यूजन। जब स्पर्म और ओवम आपस में मिला, गैमीट फ्यूजन। बच्चों गैमीट फ्यूजन को तो ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं, गैमीट फ्यूजन को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जो तीसरा घटना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है, जब स्पर्म ओवम आपस में फ्यूज करेंगे तो जायगोट बनेंगे। जायगोट क्या था, दो जनरेशन के बीच का लिंक था, यानी हमने बताया था जायगोट इज द वाइटल लिंक बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन। तो आइए, यानी जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो जायगोट बनेगा। बच्चों यहाँ याद रखने वाली बात है, इस पर मल्टीसेलुलर, ओवम मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर और मल्टीसेलुलर जब मिलेंगे तो जायगोट बनेंगे। तो जायगोट मल्टीसेलुलर नहीं होता है बच्चों, जायगोट यूनिसेलुलर होता है। और जायगोट का एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद किसका डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। किसका डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो, यानी जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा। और जब एम्ब्रियो जायगोट के बाद जायगोट में एक डिवीजन होता है, उन डिवीजन को क्लीवेज कहते हैं।
उनके बाद मोरुला बनेगा, ब्लस्टुला बनेगा, ब्लस्टुला बनेगा, न्यूरुला बनेगा। लेकिन जब ब्लस्टुला बनता है, ब्लस्टुला उसको कहते हैं जब 8 से 16 सेल के स्टेज में जायगोट होगा तो उनको हम लोग ब्लस्टुला कहते हैं। यानी ब्लस्टुला का यूटेरस में चिपकना इम्प्लांटेशन कहते हैं। ब्लस्टुला का यूटेरस की दीवार में चिपकना इम्प्लांटेशन कहते हैं। फिर से बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होना यूटेरस में इम्प्लांटेशन कहला रहा है, यानी कहलाता है। क्या बोल रहे हैं? अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन यूटेरस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट बच्चों, जो गेस्टेशन है इसको हम लोग पढ़ेंगे। गेस्टेशन क्या है? यानी जिस दिन फर्टिलाइजेशन हो गया वहां से लेकर एक कंप्लीट बच्चे का डेवलपमेंट होना क्या कहलाता है? गेस्टेशन। गेस्टेशन मतलब माँ के गर्भ में बच्चा जितना दिन रहेगा, यानी जो एम्ब्रियो है जितना दिन ग्रो करता है उस पीरियड को गेस्टेशन कहते हैं। जैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में गेस्टेशन पीरियड, ठीक है, अलग अलग है। गेस्टेशन का अगर हिंदी बताएं, गर्भधारण अवधि, ठीक है। तो गेस्टेशन क्या है? खास करके ह्यूमन की बात करें तो 9 मंथ है। पूरा डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट, पर्चुरेशन। जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तो क्या होगा? जब बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगा तो हम लोग वो बच्चा क्या होगा? फिर बाहर आएगा। बाहर आने को पर्चुरेशन कहते हैं। यानी कंप्लीट बच्चे का जन्म होना पर्चुरेशन कहलाता है। फिर से बता दूं, कंप्लीट बच्चे का जन्म होना पर्चुरेशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, अगर इनकम्प्लीट बच्चे का जन्म होता है तो वैसे शब्द के लिए हम लोग एमटीपी यूज करते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर एबॉर्शन यूज करते हैं। कंप्लीट बच्चे का जन्म होना पर्चुरेशन कहलाता है, यानी डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड पर्चुरेशन। बाबू, जब बच्चे का जन्म होगा तो बच्चे को क्या चाहिए? भोजन चाहिए, नरिशमेंट चाहिए। तो मैमल्स क्या करता है? अपने बच्चे को मिल्क फीड करवाता है, यानी बच्चे को मिल्क फीड करवाना लैक्टेशन कहलाता है। बच्चे को मिल्क फीड करवाना लैक्टेशन कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस चीज को हमने पहले एक लेक्चर में देखा था, ठीक है। अभी कोरोना बहुत ज्यादा ही पेंडेमिक हो चुका है, इससे बचें, स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जो भी वीडियो देते हैं उसको आप घर से पढ़ने का प्रयास कीजिए। एक लेक्चर को बार बार देखिए, और हमारे जो YouTube का जो प्लेटफॉर्म है इनको आप देखिए। देखने से मुझे एक एनर्जी मिलती है, लगता है कि बच्चों के लिए वीडियो बनाना चाहिए। और अगर आप इनको नहीं देखते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपके लिए वीडियो बनाना चाहिए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जब तक घर में हैं, कोरोना पेंडेमिक एकदम जो अपना पीक लेवल पर है, इनसे बचें और घर पे रहकर पढ़ें। जैसे ही फिर से हालत सामान्य होगी तो हम लोग फिर से ऑफलाइन क्लास में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन प्रयास कर रहे हैं हम फिर से दूसरा वीडियो को जल्द ही, अभी तुरंत अपलोड करूँ। थैंक यू।